चलता जा रहा था, बट हाँ आई वॉज वेरी रिलीव्ड टू नो कि मुझे डाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी इस फिल्म के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन ये भी अंदेशा नहीं हुआ था कि ऐसे घाघरा चोली पहन के इतनी ठंड में नाचना भी पड़ेगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि हमने ये जो सारे सॉन्ग के सीक्वेंसेस करे हैं ये हमने एक ही टट्टी होगी। अरे मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं लोग। खा ले हीरोइन में खाने पीने पे भी ना यही खा रहे हैं खाना, सब तो बढ़िया क्राउड था, अब आदत होती जा रही है। अच्छा पंकज जी, अगला सवाल आपसे कि ऐसी जरूरत पड़ी आपको कि अंदर की औरत को बाहर निकालना पड़ा हो? अरे मैं तो बाहर जो औरत है उसको अंदर छुपा कर रखता हूँ, ज्यादा बाहर निकल जाती है। नहीं बट इतने स्टेज परफॉर्मेंस वाले सीन हैं आपके, जी जी, तो कैसे निकाला आपने वो अपनी नहीं, अंदर मैं थोड़ा सा पंकज बोले, हम लोग साथ में थिएटर करते थे, तो मैंने एक नाटक इनका देखा था, फूकन का सुथन्ना, पटना में इन्होंने किया था। उसमें एक गाना इन्होंने एक गजल गाया था। मैं चाहूंगा कि वो गजल आप गुनगुनाएं, क्योंकि उसी समय मुझे लगा कि ये आदमी जो है ना, ये एक्टर जो है यहाँ है और बॉलीवुड में अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है ये। तो वो चीज मुझे लानी थी, मतलब फिल्म में इनके जरिए। तो इनमें बीज जो है ना बहुत पुराना है। एक बार आप सुनाइए जरा सा। नहीं अभी माहौल नहीं है वो सुनाने का। हाँ अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो इनको बहुत प्रभावित हो गए, आप लोग नहीं होंगे। नहीं आप देखिए, वो जगजीत सिंह की गाई हुई गजल है साहब, कौन नहीं प्रभावित होगा। गजल थी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो उसको मैंने एक प्ले में, उसको बिहार का एक फोक फॉर्म है लौंडा डांस, जहाँ आदमी औरत बन के नाचते हैं। तो मैं उस गजल को जो अस्थाई भाव से गाई जाती है उसको मैं चौगुन में ला दिया था। चौगुन पावनी समझेंगे संगीत वाले लोग कि हम, तो वैसा कुछ था, तो वो ऐसी खास बात नहीं है। सुनाई दीजिए। लौंडा नाच तो आप वासेपुर से जानते हैं। हाँ नहीं वासेपुर में किया नहीं था, उसमें तो हम खूंखार बने थे। अरे नहीं अभी नहीं है, वो सुना देंगे, इस फिल्म की से बात करते हैं ना। तो वही था मेरे लिए बड़ा एक अच्छा मौका था कि मुझे बतौर एक्टर, अभी तक बाकी फिल्मों में लोग मुझे गुंडा बनते देखे हैं या नील बट्टे में मास्टर बनते देखे हैं, मैं नाच सकता हूँ, मेरे अंदर वो जो आपने फेमिनाइन क्वालिटी की बात की वो है, एक लौंडापना है। तो ये मौका था मुझे इस फिल्म में दिखाने का। वो आपको फिल्म देखेंगे तो दिखेगी। और हमारे साथ साथ और हमारे पास कुछ 20 ऐसे एक्टर थे जो बिहार से हैं, जो पटना से आरा से आए थे, जो अभी मौजूद नहीं हैं, और सबने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमरोहा से हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे रोल्स किए हैं। तो एक टीम वर्क था और आनंद आया। सौरभ, वहाँ के जो अनारकलियाँ होती हैं, लोग उन्हें खाते पीते घर की पसंद करते हैं, जैसे कहा जाता है उस तरफ। तो क्या आपको मशक्क़त करनी पड़ी, आपको वेट वगैरह पुट ऑन करना पड़ा? या मैंने नीलबट्टे में इतना वेट पुट ऑन कर लिया था कि वो चल रहा था, वो वेट अनारकली तक वो वही वेट चलता जा रहा था, बट हाँ आई वॉज वेरी रिलीव्ड टू नो कि मुझे डाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी इस फिल्म के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन ये भी अंदेशा नहीं हुआ था कि ऐसे घाघरा चोली पहन के इतनी ठंड में नाचना भी पड़ेगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि हमने ये जो सारे सॉन्ग के सीक्वेंसेस करे हैं ये हमने हाँ मतलब जाड़ा एंड हाउ जाड़ा, आई थिंक 20 दिसंबर, हाँ 10 से 20 दिसंबर के बीच में हमने शूट किए हैं वो, amidst fog and like it was like nuts, तो या कई बार ऐसा होता था कि 3 बजे रात को गाने में, क्योंकि नाइट में एक सॉन्ग आ जाए, डीओपी बोले मैं नहीं करूंगा, तो हम बैठते थे कि एक आध घंटे में हट जाए तो फिर चालू करें। ऐसी भी नौबत आई थी। नहीं मतलब ये बहुत लंबे विमर्श का मामला है। जब हम लोग बात करेंगे तो उस ऑडियंस का पूरा सामाजिक आर्थिक हील हवाल हम लोग निकालेंगे। लेकिन एक कल्चर है हमारी तरफ, जैसे एंटरटेनमेंट एक कल्चर है, आप सिनेमा देखते हो, एंजॉय करते हो, उसी तरह ये सारी चीज़ें उस दौर की है जब सिनेमा नहीं था, जब टेलीविज़न नहीं था। अब उस समय बहुत दूसरे के ठुमरी दादरा के दौर में सारी चीज़ें चल रही थी। बाद में टेलीविज़न और सिनेमा पॉपुलर होने के बाद वो बिल्कुल फिल्मी माहौल वहाँ भी हो गया। लेकिन आप 400 रुपये का टिकट दे करके सिनेमा देख पाते हो, पर आरा, बिहार या इस तरह की बहुत सारी जगहों पे आप मुफ्त में जाकर के इस तरह का मनोरंजन कर सकते हो। तो हमको ये कहना बहुत ही गलत लगता है कि वो सारे ऑडियंस जो है वो फ्यूडल मेंटेलिटी वाले लोग हैं, है ना, क्योंकि ऑडियंस की अपना एक अधिकार है, अपनी सारी चीज़ें हैं। Swara,
Well, I hope so. I think that this is a film that actually, it actually has an appeal across sections. Of course, the most obvious appeal of a film like this, you would think, is the heartland and the Hindi Pradesh. And if you speak in trade terms, then the B centers. But this is also a very exciting world that would create a lot of curiosity amongst an audience like yourself, amongst the multiplex audience, amongst an educated audience, amongst an audience that is increasingly becoming very aware and interested in stories that are not familiar to their world, and in stories of women. I think that is also a trend that the Hindi film industry is seeing. So I think that actually this film has a very universal appeal, and I'm sure that Sandeep ji and his distribution team is quite aware of that in terms of where all they choose to release a film. But I will say that that the y'all as media and also the social media has done a lot of good for small films like this, because it has given us a platform of creating awareness and a buzz without having to invest. You know, we can't compete in terms of marketing budgets with the big fish of the industry, and that's a fact, and I don't think that's anything to be ashamed of. But the social media space and a certain kind of innovative marketing gives you the opportunity to be able to reach out to like a cross section of people. So yeah, and I've actually had heard responses from like very elite kind of people, and from like, you know, jo security guard bhaiya who've seen the film, and everyone is like, हाँ बहुत अच्छी film है, like, अरे super hit है, no, हमारे यहाँ की है. So it's, yeah, it does have a cross section appeal, I feel. Do we have any more questions? डेफिनेटली आई थिंक दैट अनारकली, एंड मुझे ऑन रिकॉर्ड मैं अविनाश जी को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत खुशकिस्मती की बात होती है और बहुत रेयर बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के करियर में कि ऐसा एक किरदार मिल जाए जो इतना जिसमें इतना कुछ है और जो इतनी अपॉर्चुनिटी दे एक एक्टर को. मेरा मानना है कि अनारकली ऑफ कोर्स मेरे अब तक के छोटे से करियर की सबसे मुश्किल फिल्म रही मेरे लिए एज अ कैरेक्टर, बट ऑल्सो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हमारे दौर की अमंग्स्ट द ब्रेवेस्ट फिल्म है अनारकली. मोस्ट इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, एक एंटरटेनिंग तरीके से एक बहुत ही ब्रेव कहानी ये कहती है, क्योंकि लाइक सिल्क स्मिता's केस, अनारकली इज़ नॉट अ बेचारी नहीं है, एक सिंपथेटिक कैरेक्टर नहीं, मतलब उसके साथ सिंपथाइज करना उतना आसान नहीं है. वो कई ऐसे मौके आएंगे फिल्म में जहां वो आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब हद ही है, यू नो, स्पेशली तो वो मुझे लगता है ना अविनाश जी, उन्होंने मतलब उनकी पहली फिल्म लिखी है उन्होंने. आई मीन आई थिंक रियली कंग्रेचुलेशंस टू हिम टू हैव अनलॉक्ड सच अ वर्ल्ड एंड सच अ कैरेक्टर and everyone else. I just want to, if you don't mind, have Rupa, Rohit sir, Ashwini ji if he's here, and Ravinder just come and give a little bit of comment, because I really think that they have, you know, in इस दुनिया को create करने में they've really added. So if they could come and share a little bit of how they've worked on this. Rohit sir, एकदम मतलब ऐसी जगह पे जाके बैठ गए हो कि इनको लग रहा है कि अब चलिए प्लीज. एंड राम कुमार जी जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे गंदे गंदे गाने लिखे थे. रविंदर एंड राम कुमार जी ने 2 सबसे डबल मीनिंग वाले गाने भी लिखे हैं. रूपा, रोहित सर, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? अश्विनी सर इफ ही इज हियर. अच्छा वो तो नहीं है. इतना अच्छा रिदम बनाया था इन्होंने ना, वो गाने में हम बिना कुछ किए नाचने लगते थे. तो गंदे गाने तो राम कुमार जी ने लिखे, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. नहीं, वो तो वैसे निकाल आती है कभी कभी. बट यह है कि इस फिल्म पे मतलब मैंने इतना ज़्यादा फोक जैसा काम कुछ किया नहीं था. इससे पहले मैंने जो फिल्म्स की थी वो शिप ऑफ थीसियस, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, काफ़ी अलग जोन की फिल्म थी. इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब जो एक बिहार का हार्टलैंड है उसका म्यूज़िक जो है करने का मेरे को मौका मिला. तो मुझे अविनाश जी ने काफ़ी अच्छे से ब्रीफ किया था और काफ़ी सारे गाने सुनाए थे वहाँ के काफ़ी गंदे गंदे गाने. तो हमने वही कोशिश की कि ज़रा वैसे गाने बनाए जाए. अरे मैं क्या बोलूँगा, मुझे वही सबको यूट्यूब लिंक भेज रहे थे तो मुझे भी भेज रही.
उन्हीं लिंक ने मेरी मदद की। मैं राजस्थान से हूँ और मतलब हाँ, लेकिन वो गाने तो मैंने राजस्थान में भी सुने हैं ना, भाषा ही तो बदल नहीं थी उनकी। तो इन लोगों ने बहुत मदद की, इन लोगों ने, रोहित सर ने ऑलरेडी बहुत काम किया था। रोहित सर एक्चुअली बहुत काम कर चुके थे म्यूजिक पे, और मैं मेरे ख्याल में सबसे आखिर में जुड़ने वाला गीतकार था, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी सारे अच्छा अच्छा माल सब तैयार कर चुके थे, ये सब लोग, रविंदर सर और ये सब लोग। तो इसलिए तो रविंद्र, मैंने एक्चुअली वैसे गाने नहीं लिखे हैं फिल्म में। मैंने एक ठुमरी लिखी है और एक क्लाइमेक्स का गाना जो लिखा है, एक काफ़ी पॉलिटिकल है और एक बहुत रेगुलर सा, मतलब रेगुलर नहीं है, लेकिन ठुमरी में एक्चुअली म्यूज़िक इस फिल्म की हाईलाइट है। जब भी म्यूज़िक रिलीज़ होता है और आप लोग देखेंगे फिल्म को, तो बड़ा एक वेरिड कलर मिलेगा आपको म्यूज़िक में। एक तरफ बहुत एक क्लासिक ठुमरी है फिल्म में, फिर बहुत ही एक फोकश गाने भी हैं, उस तरह के डबल मीनिंग के गाने भी हैं, और एक बहुत क्या उसको बॉलीवुड का गाना बोला जा सकता है, हाँ, सोनू निगम वाला, बहुत एक कंटेम्प्रेरी गाना भी है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी। तो बहुत एक वेरिड कलर्स हैं, जैसे अनारकली पूरे नैरेटिव का काफ़ी वेरिड कलर है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, वैसे म्यूज़िक का भी है। इनफैक्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म का, जब आप देखेंगे तो।